हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा श्रीवास्तव स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट में। उम्मीद करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार चल रही हो। सीटेट एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज लेकर आई थी, जिसमें आप लोगों को सीडीपी का 2011 और 12 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा चुकी हूँ मैं। आज की क्लास में मैं आप लोगों को 2013 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराऊंगी। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो लेट्स क्रैक इट ऑफिशियल के नाम से है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? ऑप्शन ए वर्णन करना, ऑप्शन बी पहचान करना, ऑप्शन सी अंतर करना, ऑप्शन डी वर्गीकृत करना। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? वर्गीकृत करना, क्योंकि जो संज्ञानात्मक क्रिया होती है वो दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। संज्ञानात्मक क्रिया होती क्या है? वह एक ऐसी बौद्धिक क्रिया होती है जिसमें क्या होता है, निर्णय करना। जो संज्ञानात्मक क्रिया होती है उसमें वो बौद्धिक क्रियाएं होती हैं जिसके अंतर्गत निर्णय करना, वर्णन करना यानी कि डिसीजन लेना, डिस्क्राइब करना, तुलना करना और वर्गीकरण करना आदि शामिल किया जाता है। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? संज्ञानात्मक क्रिया के। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, वर्गीकृत करना। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। राजेश अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे किसके रूप में बोल रहा है, उसे किस रूप में सबसे अधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है? ऑप्शन ए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी, ऑप्शन बी तथ्य आधारित शिक्षार्थी, ऑप्शन सी आकलन आधारित शिक्षार्थी, ऑप्शन डी है शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी। राजेश है वो एक बहुत ही अच्छा मतलब आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी है, क्योंकि वह क्या है, पुस्तकें पढ़ने के अलावा भी वह लाइब्रेरी में जाता है और भिन्न भिन्न टॉपिक पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, जब लंच हो रहा है तो अपना प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है, जब भी कोई उसका एग्जाम होता है तो ना ही उसके टीचर को उसको बोलना पड़ता है ना ही उसके पेरेंट्स को। तो ये क्या है कि वह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है और वह सीखने का आनंद भी ले रहा है। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी है। और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। वे ऐसा डैश की उनकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। ऑप्शन ए अपनी शक्तियों के उपयोग करते हैं, ऑप्शन बी अपनी अपेक्षा को कम करने, ऑप्शन सी कक्षा के साथ संबद्ध होने, ऑप्शन डी कक्षा में व्यवस्था फैलाने में। यदि कोई पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चे हैं, उन पर खोज करने की अगर उसको अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं, और जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वो क्या हो जा रहे हैं? व्यथित हो जा रहे हैं। तो वे ऐसा क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वह अपनी उपेक्षा को कम करने की अभिप्रेरणा के कारण। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपनी उपेक्षा को कम करने की अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। करेक्ट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षकों को किसके योग्य बनाती है? ऑप्शन ए निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास, ऑप्शन बी शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने, ऑप्शन सी विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, ऑप्शन डी शिक्षार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं।
करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी। देखिए, मानव बुद्धि एवं विकास की जो समझ होती है वो शिक्षक को क्या करती है? विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य बनाती है, जिससे क्या हो सकता है कि मानव जो है बुद्धि एवं विकास के आधार पर ही एक शिक्षक क्या होता है? किसी छात्र के बौद्धिक स्तर का आकलन कर सकता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, यानी कि सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। ऑप्शन बी, विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। ऑप्शन सी, शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। ऑप्शन डी, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो जन्म से लेकर युवा होने तक क्या होता है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, जिसमें क्या होता है? बच्चा जो होता है धीरे धीरे संज्ञानात्मक विकास की सबसे निम्न अवस्था से उच्च अवस्था की ओर बढ़ता है। साथ ही क्या होता है कि जब बच्चा खेलता है तो उससे में क्या होता है? सहयोगात्मक और प्रतिस्पर्धात्मक जो भावना होता है उसका भी विकास होता है। तो बालक का जो खेलना संज्ञान और जो सामाजिक दक्षता है उसके लिए सार्थक है। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान देते हैं। ऑप्शन बी, समवयस्कों और पितरक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। ऑप्शन सी, आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। ऑप्शन डी, सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरत है। तो सबसे पहले तो बच्चे के विकास के लिए आनुवंशिकता और वातावरण दोनों की भूमिका रहती है। जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का उसके लिए हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, ये मतलब योगात्मक नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं? गुणात्मक होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, समवयस्क और पितरक का सापेक्ष योगदान जो है वो योगात्मक नहीं होता है, क्या होता है? गुणात्मक होता है। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। समाजीकरण है। ऑप्शन ए, सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। ऑप्शन बी, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध। ऑप्शन सी, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया। ऑप्शन डी, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो व्यक्ति जो होता है उसका समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन ही क्या होता है? समाजीकरण होता है। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक पीटी के शिक्षक हैं, क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहते हैं। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सबसे अधिक सहायक है? ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी, बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना। ऑप्शन डी, क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करना। तो एक पीटी के टीचर हैं, वो क्रिकेट के खेल में क्या कर रहे हैं कि अपने जो स्टूडेंट हैं उनके क्षेत्र रक्षण को सुधारने के लिए वे निरंतर अपने स्टूडेंट को क्षेत्र रक्षण का अधिक मतलब प्रैक्टिस करा रहे हैं और बाद में क्या कर रहे हैं? उनकी परीक्षण भी ले रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ताकि जो अभ्यास हो प्रैक्टिस उसके दौरान कोई कमी रह गई हो तो हमें परीक्षण में पता चल जाए, जिससे क्या हो सके, उसमें सुधार किया जा सके। ऐसा करने से क्या होगा कि वह अपना लक्ष्य पाने में सहजता होगी। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? शिक्षार्थियों का क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। ऑप्शन ए तर्क संगत, ऑप्शन बी आत्मसात, ऑप्शन सी निर्माण, ऑप्शन डी संक्रियाकरण। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? आत्मसात। वाइगोत्स्की जो है उनके परिप्रेक्ष्य के अनुसार क्या है, उनके जो शिक्षार्थी है वो अपने दृष्टिकोण को क्या करेंगे विभिन्न दृष्टिकोण को, और अपने तरीके से उस स्थिति को अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो ये सब प्रक्रिया किसके अंतर्गत आएगी? आत्मसात यानी कि एसिमिलेशन के अंतर्गत आएगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिया जाता है तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीजों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को डैश कर लिया है। क्या कर लिया है? ऑप्शन ए अंगीकृत, ऑप्शन बी समायोजित, ऑप्शन सी अनुकूलित, ऑप्शन डी समुचितता। तो सीता है वो अब हाथ से दाल चावल खाना सीख ली है, तो जब भी उसको दाल चावल दिया जा रहा है तो वो उसको मिलाकर खाने लग रही है। तो इससे क्या है, उसने अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को क्या कर लिया? अनुकूलित कर लिया है। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अनुकूलित। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया है। ऑप्शन ए संदर्भगत, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी अवयवभूत, ऑप्शन डी आनुभाविक। ठीक है, तो स्टेनबर्ग जो है उन्होंने बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इनके अनुसार क्या होता है कि जो तर्क करते समय व्यक्ति के मन में क्या है और सूचनाओं को वह किस ढंग से प्रक्रमित कर रहा है, यही क्या है? बुद्धि है। तो त्रितंत्र सिद्धांत इन्होंने दिए हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? संदर्भगत, अवयवभूत और आनुभाविक। ये तीनों क्या है? ये जो तीनों दे रखा है ये सब क्या है? स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत है। तो पूछा था क्या किसके अतिरिक्त, तो जब ये तीन है तो सामाजिक के अतिरिक्त। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? ऑप्शन ए शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों, ऑप्शन बी सामान्य बुद्धि, ऑप्शन सी विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यताओं, ऑप्शन डी प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता। हार्वर्ड गार्डनर ने क्या दिया? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। तो हार्वर्ड गार्डनर जो है वो बुद्धि के सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति की जो विलक्षण योग्यताएं होती हैं उन पर बल देता है। इनके अनुसार क्या है कि बुद्धि जो है वो कोई एक तत्व नहीं है, बल्कि भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धि का अस्तित्व है जो एक दूसरे से मतलब अलग रहकर भी कार्य कर सकती है। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। था, फा और चा ध्वनियां हैं, ये बताना है था, फा, चा मतलब किसकी ध्वनियां। तो ये सब स्वनिम ध्वनियां हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए स्वनिम ध्वनियां। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को, ऑप्शन ए लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, ऑप्शन बी लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, ऑप्शन सी अच्छा लड़का अच्छी लड़की कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए, ऑप्शन डी कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। तो कक्षा मतलब क्लास में अगर टीचर को जेंडर रूढ़िबद्धता से बचना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जो लड़के और लड़कियां हैं उनको एक साथ अपारंपरिक भूमिका में रखना चाहिए। और मतलब लड़के लड़की को लेकर
किसी भी भूमिका पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। लड़के और लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में जब रखेंगे तो इससे जेंडर रूढ़िबद्धता समाप्त हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? ऑप्शन ए, व्यक्तिक शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए। ऑप्शन बी, व्यक्तिक शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए। ऑप्शन डी, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। तो विद्यालय जो है उनको यह समझने के लिए कि व्यक्तिगत जो भिन्नताएं हैं उनको पूरा करना चाहिए। तो क्यों शिक्षार्थी जो हैं, जिससे पता चल सके कि जो शिक्षार्थी सीखने के योग्य हैं या अयोग्य हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। शिक्षार्थियों में व्यक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? ऑप्शन ए, सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना। ऑप्शन बी, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाना। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास यानी कि उपाय करना। ऑप्शन डी, धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। तो जो बच्चे हैं उनमें व्यक्तिगत भिन्नता जो है उनको संबोधित करने के लिए जो स्कूल है वो बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन और शिक्षार्थियों के जो सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करवा सकता है। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो तो जरूर लाइक करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। ऑप्शन ए, बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर। ऑप्शन बी, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण। ऑप्शन सी, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। ऑप्शन डी, शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। तो जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है वो बच्चे की आकलन के लिए निरंतर चलने वाली क्या होती है? विकासात्मक प्रक्रिया होती है। ये कब होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन? शिक्षण अधिगम के समय ही किया जाता है, जिससे बच्चा किस गति से सीख रहा है उसकी कठिनाई के बारे में जानकारी मिलती है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? सीखने को किस प्रकार अवलोकित किया जाए, रिकॉर्ड और सुधार किया जाए इस पर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। विद्यालय आधारित आकलन। ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है। ऑप्शन बी, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है। ऑप्शन सी, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। ऑप्शन डी, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। तो जो विद्यालय आधारित आकलन है वो परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की क्या करता है? मदद करता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सीखने की तत्परता किसकी ओर संकेत करती है? ऑप्शन ए, थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर। ऑप्शन सी, सीखने के सातत्यक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। ऑप्शन डी है, सीखने की कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने। तो जो सीखने की तत्परता है वो सीखने के सातत्यक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर की ओर संकेत करता है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं,
निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? ऑप्शन ए, पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। ऑप्शन बी, पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। ऑप्शन सी, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। ऑप्शन डी, मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, शारीरिक। अगर हम एक टीचर हैं तो क्लास में क्या बोलेंगे कि कुछ जो शारीरिक विकलांग वाले बच्चे हैं उनके लिए कह सकते हैं कि शारीरिक रूप से जो असुविधाग्रस्त बच्चे हैं उनमें कोई वैकल्पिक गतिविधि मतलब वो क्लास में ही रहकर कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 20 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। ऑप्शन ए, सांस्कृतिक कारक। ऑप्शन बी, सेरेब्रल डिस्फंक्शन। ऑप्शन सी, संवेगात्मक विघ्न। ऑप्शन डी, व्यवहारगत विघ्न। तो सेरेब्रल डिस्फंक्शन, संवेगात्मक विघ्न और व्यवहारगत विघ्न, ये सभी क्या है? अधिगम अक्षमता इन सब के कारण हो सकती है। जो सांस्कृतिक कारक है उनके छोड़कर ये सभी से अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। एक समावेशी विद्यालय ऑप्शन ए शिक्षार्थियों के निर्योग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों के बीच अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। ऑप्शन डी, विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। तो एक समावेशी विद्यालय जो होता है वो किसी भी शिक्षार्थियों की क्षमताएं जो होती हैं उसको नहीं देखता है, बल्कि विद्यालय में कक्षा के सभी शिक्षार्थियों की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए अपने अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए क्या करता है? प्रयत्न करता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को ऑप्शन ए अधिगम निर्योग्य नहीं हो सकते। ऑप्शन बी, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता। ऑप्शन सी, शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते। ऑप्शन डी, अन्य शिक्षार्थियों को के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। प्रतिभाशाली जो शिक्षार्थी होते हैं उनको एक ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो उसको विद्यालय से नहीं मिलते हैं, बल्कि जैसे कि क्या होता है कि शिक्षार्थी जो होते हैं स्टूडेंट उनको अपने विषय के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र में भी रुचि होती है, जैसे डांस में हो गया, कई बच्चों को म्यूजिक में, आर्ट में होती है। तो इनको क्या होता है कि विद्यालय के अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी क्या होगा? ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। डैश के कारण प्रतिभाशालीता होती है। ऑप्शन ए मनोसामाजिक कारक। ऑप्शन बी अनुवांशिक रचना। ऑप्शन सी वातावरणीय अभिप्रेरणा। ऑप्शन डी बी और सी का संयोजन। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, वातावरण वातावरणीय अभिप्रेरणा और अनुवांशिक रचना, इन दोनों के कारण प्रतिभाशालीता होती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त है? ऑप्शन है शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। ऑप्शन बी, एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना। ऑप्शन सी, निरंतर गृह कार्य देते रहना। ऑप्शन डी, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। अधिगम योग्य वातावरण में क्या होता है कि सबसे उपयुक्त क्या, शिक्षार्थी जो है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो कि उसे क्या सीखना है और उसमें कि किस में रुचि है,
कि वह बिना किसी परेशानी से सीख सके। तो सबसे सही कहाँ पर बच्चा सीखेगा? जब शिक्षार्थियों को यह छूट दे दी जाए कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। तो ये अधिगम योग्य वातावरण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डैश कहलाती है? ऑप्शन ए डिस्पेजिया, ऑप्शन बी डिस्प्रैक्सिया, ऑप्शन सी डिसकैलकुलिया, ऑप्शन डी डिसलेक्सिया। गतिक कौशल में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है? डिसप्रैक्सिया। यह एक विकार होता है जिसमें क्या होता है कि जो बच्चा है वो गति और समय में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं। इस कारण से क्या होता है कि वे अपनी ओर तेजी से आते हुए गेंद को भी पकड़ नहीं पाते हैं। जबकि जो डिस्फेजिया होता है ये भाषा विकार से संबंधित होता है। डिस्फेजिया किससे संबंधित है? भाषा के विकार से। और डिसकैलकुलिया जो होता है वो गणित से संबंधित होता है। ठीक है, गणित जो गणित गणना विकार होते हैं उससे संबंधित होता है। पठन विकार से संबंधित होता है कौन? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पठन विकार से। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डिस्प्रैक्सिया। ये किससे संबंधित है? गतिक कौशल में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है? डिस्प्रैक्सिया। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। अधिगम निर्योग्यता ऑप्शन ए समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती, ऑप्शन बी एक स्थिर अवस्था है, ऑप्शन सी एक चर अवस्था है, ऑप्शन डी जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे। अधिगम निर्योग्यता से तात्पर्य क्या होता है? उन विकारों के समूह से जिसके कारण व्यक्ति में सीखने, पढ़ने, लिखने, बोलने, तर्क करने या गणित के प्रश्न हल करने में कठिनाई होती है। तो जो अधिगम निर्योग्यता क्या होती है? एक चर अवस्था होती है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। ऑप्शन ए परिणामों की आशा करना, ऑप्शन बी समस्या की पहचान, ऑप्शन सी समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना, ऑप्शन डी संभावित युक्तियों को खोजना। परिणामों की आशा करना, समस्या समाधान की प्रक्रिया, ये मतलब जो समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण क्या नहीं है? तो परिणाम की आशा करना, समस्या की पहचान करना, उसके छोटे हिस्सों में बांटना, संभावित जो युक्तियां उसको खोजना, ये सब क्या है? समस्या के समाधान प्रक्रिया के चरण है। पूछा था किसके अतिरिक्त? तो परिणामों की आशा करना के अतिरिक्त ये सभी समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। एक शिक्षक को ऑप्शन ए व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध करना चाहिए, ऑप्शन बी शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए, ऑप्शन सी शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए, ऑप्शन डी जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। यदि कोई शिक्षार्थी है वो अपने विचार को संप्रेषित कर रहा है या मतलब उसको व्यक्त करने की कोशिश कर रहा है, तो उस शिक्षार्थी को विचार जब वो अपना व्यक्त कर रहा है तो उसके बीच में संशोधन के लिए उसको टोकना या बोलना नहीं चाहिए। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है, वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पाँव ठंडे पड़ जाते हैं, उसकी हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती है। इसका मुख्य कारण हो सकता है ऑप्शन ए शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती, ऑप्शन बी
शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है। ऑप्शन सी, शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है। ऑप्शन डी, निरीक्षक शिक्षिका जो ड्यूटी पर है वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है और वह स्वभाव में बहुत कठोर है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, जो सीमा है वो भावात्मक कारण, अकस्मात संवेगात्मक आवेग तथा परीक्षा भवन में अपने आप को एकाग्र नहीं कर सकती, इसका क्या कारण हो सकता है पूछा। तो परीक्षा जब प्रारंभ होती है तो वह अत्यधिक इसी कारण नर्वस हो जाती है और उसके पाँव ठंडे हो जाते हैं और हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास यही समाप्त होती है। आपको क्लास पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को सेंड जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और नेक्स्ट क्लास के लिए हमें फॉलो करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।